ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। जो दान अपनी कीर्ति गाथा गाता है वह दान नहीं रह जाता, बल्कि अहंकार और आडंबर मात्र रह जाता है। ये किसने कहा है? हुट्टन ने कहा है। युद्ध के समानांतर व्यापार की बिसात। आजकल आप देख रहे हैं कि युद्ध भी खूब चल रहे हैं और व्यापार युद्ध की भी खूब बातें हो रही हैं। और आजकल डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उसकी भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो समय बदल गया, अब सीधी लड़ाई नहीं होती, युद्ध में निपुणता पर जोर दिया जाता है। और दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध देश के राष्ट्रपति तो हर युद्ध को अपने व्यवसाय की शक्ति से निपटाने की बात करते हैं। इस समय दुनिया में एक को और रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो दूसरी ओर ईरान और इजराइल के साथ युद्ध मैदान में अमेरिका के कूदने के बाद तस्वीर ही बदल गई। अस्थायी युद्ध विराम जरूर हो गया, लेकिन तबाही का मंजर दोनों देशों में देखा। और जहां तक भारत का चीन और पाकिस्तान का संबंध है, और इनसे तनातनी जग जाहिर है, पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नेतागिरी बनाए रखने के लिए भारत विरोध की राजनीति करने के साथ कश्मीर के मसले पर हाय तौबा मचाते रहते हैं। बेपरिया आतंकवाद के जरिए भारत के शांति वातावरण को भंग करने की कोशिश करते हैं। चीन उनकी पीठ थपथपाता है और आजकल तो अमेरिका भी थपथपा रहा है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए है हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ये चाइना, ये रूस है, यूक्रेन है, ये ईरान आपको देखने को मिलेगा, ये इजराइल है। यहाँ इजराइल, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। और यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपको यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ये वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूयॉर्क जो शहर है ना, वो भी आपको अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अमेरिकियों के लिए कहकर ही सत्ता में आए थे। अब उनका नया चेहरा सामने आया। वे युद्ध करवाते हैं और फिर युद्ध विराम करने के लिए अपनी व्यापारिक ताकत का आड़ लेते हैं। इसके बाद खुद को शांति का मसीहा घोषित करवाने का प्रयास भी करते हैं। विडंबना है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ने हाल ही में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत भी की है। और आप देखिए, दरअसल आज दुनिया का कार्य व्यवहार अपने हित साधने से ही चलता है। गिरे और कमजोर को उठाने की भावना अब लगभग खत्म हो चुकी है। पिछड़े को थोड़ी सी रियायत देने वाले विश्व मंचों ने से जो वातावरण बना था, उन्हें भी लगभग खत्म किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दिन रात अपना रंग बदलते हैं। कभी वह चीन और पाकिस्तान के प्रति बहुत कटु हो जाते हैं, कभी उनसे व्यापारिक करार करने लगते हैं। और भारत जो शुरू से अमेरिका के साथ मुफ्त व्यापार समझौते की बातचीत कर रहा है, उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में शोषक करार दे दिया जाता है। कभी ट्रंप फरमाते हैं वे भारत के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक करार करने वाले हैं। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं समझौता। और आप देखिए, व्यापारी हैं तो व्यापारी की तरफ सोचते हैं। और नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं ना, वसीयत के हिसाब से 1901 से शुरुआत हुई थी। आज युद्ध विराम के लिए व्यापारिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यूक्रेन में प्राकृतिक ऊर्जा के भंडार हैं। 3 वर्ष तक यूक्रेन को रूस से लड़वाने के बाद अमेरिका अब शांति का संदेश देने की बात करता है और साथ ही यूक्रेन से अपने समर्थन के मूल्य में उनके प्राकृतिक खनिज पदार्थों पर अधिकार की मांग भी लेता है। चीन को लेकर भी ट्रंप का रुख बदला है। सत्ता संभालते ही वे उसके प्रति बहुत कटु हो गए थे। उन्होंने चीन पर 145% शुल्क लगाने की धमकी दे दी थी। अब माहौल बदल गया है। अमेरिका को अब चीन के भी प्राकृतिक दुर्लभतम खनिज चाहिए और इसलिए उनके बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर हो गए हैं। शुल्क फिलहाल स्थगित है और 90 दिन गुजरने के बाद भी नई दरें घोषित नहीं हुई, तो लगता है कि यह शुल्क संग्राम फिलहाल स्थगित रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार फरमाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका ने अपनी व्यापारिक ताकत के बूते करवाया है। हालांकि भारत ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को अपनी व्यापारिक शक्ति पर बहुत विश्वास है, इसलिए वह 2 देशों के बीच युद्ध शुरू कराने के बाद युद्ध विराम कराने की घोषणा में देर नहीं लगाते हैं। और क्या हम यह मान लें कि ईरान के पास परमाणु भंडार है, उसकी भारी खनिज शक्ति में यह आप देखते हैं कि अमेरिका की दिलचस्पी है। इसलिए इजराइल और ईरान के बीच टकराव को रोका गया है। और आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रोका युद्ध, इसको लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने व्यापारिक धमकी दी हुई थी, हम आपसे व्यापार करना बंद कर देंगे। इसलिए आप देखते हैं वो कह रहे हैं कि युद्ध रोकना पड़ा इन दोनों देशों को।
यह और आप देखेंगे हमसे पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी, हमारे विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री के से पहले ही आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपना एक तरह से आप देखिए जानकारी दे चुके थे। यह नई युद्ध राजनीति है, जंग अधूरी रह जाती है और व्यवसायिक हित देखते हुए अमेरिका बीच में कूद जाता है। चीन के साथ व्यापार समझौते की दूसरे ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता भारत के साथ करने वाले हैं। याद रखा जाए कि जब अमेरिका ने शुल्क संग्राम छिड़ा था और जैसे को तैसी की नीति अपनाने का संदेश दिया, तभी भारत ने मुफ्त व्यापार समझौते की बात की थी। अब चीन के साथ समझौते के बाद भारत के साथ समझौते की बात करना और नए रास्ते खोलने की बात करना शायद इस सच्चाई पर निर्भर करता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, और यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा मांग बाजार पेश कर रहा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो हमारे यहाँ बाजार भी सबसे अच्छा है। चीन के साथ समझौता उसके बाजार से मांग बटोरने के साथ साथ उसके प्राकृतिक खनिजों को प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है। याद रहे कि ट्रंप एक बड़े कारोबारी भी है, इसलिए वे चीन के बाद भारत के साथ समझौता चाहते हैं, मगर यह समझौता भारत की कृषि की कीमत पर नहीं होना चाहिए और अमेरिका की शर्तों पर तो कतई नहीं होना चाहिए। अमेरिका में मक्का जैसी फसलों की बहुत उपज होती है और इसको बेचने के लिए भारतीय बाजार का उपयोग अमेरिका करता है, तो भारतीय किसानों का क्या होगा? व्यापार समझौते में भारत के लिए कृषि और दुग्ध क्षेत्र में अमेरिका को शुल्क रियायतें देना मुश्किल है। भारत ने अब तक किसी भी व्यापार समझौते में अपना दुग्ध क्षेत्र नहीं खोला क्योंकि अपने देश में पालन पोषण के लिए वैसे भी यह कम पड़ता है और इसके अतिरिक्त अमेरिका औद्योगिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, पेट्रो रसायन उत्पादों, कृषि उत्पादों पर भी रियायत मांग रहा है। उधर हम कपड़ा, रत्न आभूषण, परिधान, प्लास्टिक, रसायन और तिलहन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में अमेरिका से रियायत मांग रहे हैं ताकि इन रोजगार परक उद्योगों का विकास हो सके और भारत की बेरोजगारी का भी हल निकलने की गुंजाइश पैदा हो जाए। और आप देखिए अब ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता देर से चल रही है और अब हम समझौते के करीब हैं। वे भी बता रहे हैं कि हमने चीन से समझौता कर लिया लेकिन हर कसी से नहीं करेंगे, हालांकि वे धमकी भी दे रहे हैं अगर भारत के साथ उनकी यह व्यापार वार्ता सिर ना चढ़ी तो अपनी वस्तुओं पर 25, 35 और 45% शुल्क भुगतान के लिए तैयार हो जाए। अब यह एक अजब दुनिया है जिसमें भौगोलिक लड़ाइयां इसलिए कराई जाती है ताकि डरा धमकाकर व्यापारिक समझौते किए जाएं। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में चलने वाली लड़ाइयों को अब जब हम गंभीरता से देखते हैं तो पाते हैं कि इन युद्धों के पीछे संलिप्त देशों के अपने व्यापारिक हित रहे हैं। अमेरिका जैसे समृद्ध देशों पर व्यापारिक हितों के लिए युद्ध करवाने के आरोप लगते रहे और यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने हथियारों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी है। वे अपने हथियार की बिक्री के लिए चाहते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे। यूक्रेन को रूस से लड़ सकने का सामर्थ्य इन्हीं देशों से मिला है। अब पाकिस्तान की ओर से भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध इन हथियारों से ही लड़ा जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ देश है और आप सोचिए यूक्रेन अभी तक टिक पाता किससे? रूस के सामने। लेकिन आप देखते हैं कि उसके अमेरिका और बाकी देशों के हथियार खरीद रहा है कौन? यूक्रेन, और वो लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। संवाद का सौंदर्य, अगर हमने कभी किसी को गपशप में डूबे हुए देखा हो तो गौर करने वाली लायक बात यह होती है कि उनके चेहरे अलग ही आभा और जिज्ञासा से भरे हुए नजर आते हैं। कुछ देर से लेकर घंटों तक का पता नहीं चलता और वक्त खूबसूरती के साथ गुजरता है। हालांकि गपशप को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है: तटस्थ, सकारात्मक और या फिर नकारात्मक। शोध हमें बताते हैं कि गपशप का अधिकांश हिस्सा तटस्थ होता है या दूसरों से जोड़ने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संसार में लगभग 80% गपशप तटस्थ होती है। सकारात्मक बातचीत वह होती है जब एक जैसे वातावरण में सबके मिलते जुलते अनुभव हो। मिसाल के तौर पर किसी महंगे शॉपिंग मॉल से लौटकर वहां की खरीदारी या किसी रेस्टोरेंट से लौटकर उसकी तारीफ पर गपशप। नकारात्मक गपशप किसी को बदनाम करने के लिए होती है और इससे दूर ही रहना चाहिए और नेगेटिविटी से तो दूर ही रहिए, वरना आप देखते किस तरह से आपको प्रभावित करती है। और मैं कहता हूं नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो दुनियादारी, हार की बातें करते रहते हैं, फेल होने की बातें करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हमें गपशप इतनी मजेदार क्यों लगती है? एक कारण यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों को अपने समाज और परिचितों के जीवन में दिलचस्पी होती है। दरअसल गपशप अगर नकारात्मक ना हो तो यह गलत नहीं होती है। अक्सर हल्की फुल्की बातचीत करते करते कुछ ना कुछ उपयोगी और जरूरी जानकारी भी मिल जाती है। कुछ समय पहले एक फिल्म में संवाद सुना था कि यारों के साथ गपशप तन मन को रुई सा हल्का कर देती है। दार्शनिक लाओ से तुंग ने कहा कि जिस बात से जीवन सुंदर बनता है वह करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और गपशप एक प्रसार रहित बातचीत होती है जो मन को तनाव मुक्त करके तारो तजा करती चली जाती है।
सकारात्मक हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है। और जब भी हम किसी गपशप में शामिल होते हैं और निकटता की भावना महसूस करते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन या अच्छा महसूस कराने वाला रसायन छोड़ता है। तब बिना कोशिश के ही दिल से एक स्वाभाविक हंसी फूट पड़ती है, ताजी ताली भी खुद ब खुद बच जाती है। यह गपशप का जादू है। गपशप के समय ना तो विषय की जरूरत होती है और ना ही किसी तरह की शब्द सौंदर्य की। इसलिए गपशप करते समय करते करते नए तरह के विचार और नई नई कल्पनाओं की उत्पत्ति भी सहज ही हो जाती है। गपशप दरअसल मानसिक या फिर आत्मिक स्तर पर किसी के मिजाज को समझने का मीटर है। जो इंसान मजेदार गपशप करता है वह न केवल अपना बल्कि औरों का भी भला करता जाता है। मनोवैज्ञानिक एटलर के प्रयोग में गपशप एक औषधीय गुण से युक्त वार्तालाप है और इससे अनेक मानसिक शारीरिक रोगों का बिना दवाई के इलाज हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि हम सबके मिजाज का बैरोमीटर बहुत कम अंतराल पर बदलता ही रहता है, कभी बिगड़ता है कभी सुधरता है। इसे संतुलित करना चुनौतीपूर्ण लगने लगता है, मगर गपशप इस बदलते मिजाज का सकारात्मक खाद पानी देकर उदासी और गतिहीनता को खत्म करती है। गपशप करते हुए बोली और शब्द के चलन और शैली वाले पहलू कुछ भी हो, इसमें शक नहीं है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर की जाने वाली गपशप से मन का उत्साह जीवित बना रहता है। सामाजिक जीवन के इतिहास में पहनने, ओढ़ने और गृह सज्जा को भले ही एक अतिरिक्त योग्यता की संज्ञा दी गई हो, मगर गपशप एक ऐसी आदत है जो हमेशा ताजा रहती है। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दूं कि मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि अगर आपके पास ऐसा इंसान है जो आपको समझता है, आप अपने मन की उससे बात कह लेते हैं, तो एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन ये आपको नहीं हो सकते, दूर दूर तक भागेंगे आपसे। समझ रहे? जाहिर है कि आपस में होने वाली कोई गपशप जब शुरू हो जाती है तो वतरस की इस दिलचस्पी के केंद्र में अपने परिचित शौक, सपने, अनुभव आदि होते हैं। एक अच्छी गपशप हमारे सोचने, बात करने और चीज़ों का विश्लेषण करने के तरीके को बदलने की शक्ति रखती है। हमसे गपशप करने वाले मित्र हमारा ध्यान शीघ्रता से आकर्षित करने के लिए चीज़ों को जटिल ढंग से बताने के बजाय सरस और नाटकीय और वर्णनात्मक ढंग से बताना पसंद करते हैं, और जिससे मस्तिष्क में उत्तेजना की तीव्र प्रतिक्रिया होती है, दिमाग सतर्क हो जाता है। कुछ लोग अलग अलग आप देखिए तरह से किस्से सुनाते हैं। उनमें आप देखिए उपन्यास, कहानी, कविता, रहस्य, नाटक, रहस्य, सूक्ति, सुधा आदि कई शैलियों को समझने में उनसे सुनी हुई गपशप ही प्रवीण बना देती है। किस्सा गोई करने वाले भी मोहल्ले की गपशप को बहुत बारीकी से समझते हैं और अपने कहने के अंदाज को बेहतर करते जाते हैं। जाने माने शायर गुलजार ने यह बात अपने साक्षात्कार में स्वीकार की कि वे लोगों की गपशप को ध्यान से सुनकर उसे अपने गीतों में कहीं ना कहीं शामिल करते रहते हैं, और हर गपशप अपने अनूठे परिप्रेक्ष्य के साथ संपन्न होते हैं। अगर आप देखिए अगर हम बातों के रसिया तथा औरों की गपशप को सुनने के भी शौकीन है तो हमें अपना दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग धीरे गंभीर या आप देखिए गंभीर चोले को पहनकर अपने इर्द गिर्द खोखलापन बुनने देते हैं, और उनके लिए गपशप करना बेवकूफ़ी और समय की बर्बादी है। ऐसे लोगों को अपनी मानसिक सेहत गपशप करने वालों की हाजिर जवाबी की तुलना करनी चाहिए। सकारात्मक गपशप करने वालों के खिले चेहरे और साफ दिल उनके कहीं अधिक ही सेहतमंद मिलेंगे। बहुत सारे लोग घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अपने लोगों से बैठ के बातें तक नहीं कर पाते हैं। या आप देखिए टिप्पणियाँ रहती है, इसकी जो PDF वो आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। संघर्ष के मोर्चे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि सीमा पार से आतंकवाद को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भी अब दबी जुबान में यह स्वीकार कर रहा है कि 4 दिन के सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लक्षित हमलों में उसे नुकसान झेलना पड़ा, वह भी ऐसी स्थिति में जब चीन और तुर्की ने केवल कूटनीतिक बल्कि तकनीकी और हथियारों की आपूर्ति में पाकिस्तान का सहयोग कर रहे थे। इस संघर्ष में चीन और तुर्की की भूमिका पहले भी उजागर हो चुकी है, लेकिन अब भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने खुलासा किया कि चीन भारतीय सैन्य तैनाती की पाकिस्तान को सीधी जानकारी दे रहा था। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान के चेहरे का इस्तेमाल कर इस संघर्ष को अपने हथियारों के परीक्षण की प्रयोगशाला की तरह लिया। हालांकि भारतीय सैन्य बलों की जवाबी कार्रवाई ने चीन के इस परीक्षण के नतीजों की सच्चाई भी सबके सामने ला दी। चीनी हथियारों के हर बार को नाकाम कर भारत ने यह साबित कर दिया कि उसका सुरक्षा कवच को भेदना इतना आसान नहीं है। मगर पाकिस्तान को चीन और तुर्की के साथ मिलने से यह बात भी साफ हो गई कि भविष्य में भारत के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी, जिससे निपटने के लिए कई मोर्चों पर तैयारी की जरूरत है हमें।
ये आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। यह बात भी किसी से छिपी नहीं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भारत की वजह से है। दरअसल भारत दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और चीन भविष्य की संभावनाओं को लेकर इससे चिंतित है, इसलिए वह कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को अपने पाले में बनाए रखना चाहता है। संकट के दौरान पाकिस्तान की मदद करने से भी वह पीछे नहीं हटता है। इसके पीछे चीन के अपने निजी स्वार्थ निहित हैं। उधर तुर्की भी पाकिस्तान का मददगार बना हुआ है, लेकिन भारत को सीधे तौर पर तुर्की से कोई खतरा नहीं है। चीन से चुनौती इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की तरह उसके साथ भी भारत की सीमा लगती है। भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी विभाजित करती है और चीन यहाँ पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश भी करता रहता है। भारतीय सेना के उप प्रमुख के मुताबिक 7 से 10 मई के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान सिर्फ सामने नजर आ रहा था। पर्दे के पीछे चीन और तुर्की उसे हर संभव सहायता दे रहे थे। चीन अपने उपग्रहों का उपयोग करके भारतीय सैन्य तैनाती की निगरानी के लिए कर रहा था। बहरहाल रक्षा मामलों में चीन और पाकिस्तान को अलग करके देखना सही नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तस्वीर साफ हो गई कि चीन और पाकिस्तान ने अपनी रक्षा रणनीतियों में गहरा तालमेल बना लिया है। जब कभी पाकिस्तान से भारत के सैन्य टकराव की स्थिति आएगी, चीन भले ही परोक्ष रूप से है, लेकिन उसकी खास भूमिका निभाएगा। और आप देखते हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत को खुद को तैयार करना होगा। रक्षा उद्योग की अनुसंधान और विकास पर अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि रक्षा मामलों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके। कूटनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों से संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयासों में भी तेजी लानी होगी, ताकि जरूरत के समय उनका समर्थन, उनका साथ मिल सके। इस सुशासन की हकीकत। बिहार में बीते 2-3 दिन में हत्या की कई घटनाओं ने एक बार फिर मौजूदा सरकार के उन दावों को आईना दिखाया जिसमें वह अपनी सबसे बड़ी ताकत सुशासन, अपराध पर काबू करने को बताते हैं। बिहार विडंबना यह है कि जघन्य अपराधों के बढ़ते ग्राफ के बावजूद सरकार सब कुछ अच्छा होने के प्रचार पर जोर देती रही है। दूसरी ओर जमीन पर हालात और बिगड़ते चली गई। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शुक्रवार देर रात पटना के केंद्र में स्थित बेहद सुरक्षित जाने वाले इलाकों में शहर के एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारा आराम से फरार भी हो गया। हत्या की घटना जिस जगह हुई वहां से जिलाधिकारी का आवास और पुलिस थाना काफी नजदीक है। गौरतलब है कि पटना में जिस कारोबारी की हत्या हुई, करीब 6 वर्ष पहले उसके बेटे को भी अपराधियों ने मार डाला था। एक अन्य घटना में शुक्रवार को ही राज्य के सीवान जिले के मलीमलिया चौक पर अपराधियों ने सरेआम 5 लोगों को तलवार से काट डाला, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 2 बुरी तरह से घायल हो गए। ऐसा लगता है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह लाचार हालत में है। अपराधी बेखौफ है। सरकार के हाथ में शायद कुछ भी नहीं रह गया, वरना क्या वजह है कि जघन्य अपराध एक तरह से राज्य में आम होते जा रहे हैं और पुलिस और कानून का डर कहीं नहीं दिखता। राज्य में हत्या की घटनाओं और उनकी प्रकृति को देखते हुए स्वाभाविक ही ये सवाल उठेंगे कि ऐसे में आम लोग अपनी सरकार को लेकर क्या सोचें। और आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार सरकार जितने वर्षों से सत्ता पर काबिज है, उतने में अब यह भी सफाई देने की हालत में नहीं कि उसके कामकाज का पर अतीत की छाया है। यह एक तरह से अपनी नाकामी को स्वीकार करने जैसा है। इसके बावजूद राज्य में अपराधों की तस्वीर पर जब भी सवाल उठते हैं तो सरकार में शामिल दल अतीत के कथित जंगल राज को याद करने लगते हैं, लालू यादव के समय के। और यह पूछा जाना चाहिए कि मौजूदा दौर में राज्य में जघन्य आपराधिक घटनाओं की जो हालत है, अपराधी बेलगाम दिखते हैं, तो इसे किस तरह के राज के रूप में देखा जाए। चलिए एक बार बिहार घूम के आते हैं हम लोग। पटना देखिए, पटना इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बिहार में आने वाले समय में विधानसभा की चुनाव भी है। अगर आपको भी चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका हुआ, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपका संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।